Hi everyone, welcome back to Shani Classes. First of all, good morning to everyone. सुप्रभात, कैसे हैं आप सब? हो जाइए तैयार अपनी पढ़ाई पे अगेन। आपके सारे त्यौहार फिलहाल के लिए ओवर हो चुके हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 महीने अच्छे से पढ़ना है। आपको सिर्फ इसी 2 महीने में अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि नेक्स्ट आपका ईयर जब आएगा तो रिवीजन, टीचिंग बहुत कुछ रहेगा। ठीक है, आपके पास यही 2 महीना है, पूरा नवंबर है और पूरा दिसंबर है। आपको 60 दिन में पूरा सब कुछ प्रिपेयर करना है। आगे चलकर क्या होगा वो सारी अपडेट मैं आपको बताऊंगी समय के साथ में, लेकिन अब आपको वो अच्छे से पढ़ाई करनी है। जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, आप ज़रूर से ज़रूर स्टार्ट कर दें ताकि देखें क्या है, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। आप पहले से अपडेटेड रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप सभी शानी क्लास साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण अधिगम की क्लास है। पांचवा सिद्धांत हम देखेंगे। इसके पहले के 2 वीडियोस बने हुए हैं जहाँ पर मैंने आपको 4 सिद्धांत बता दिया है। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। शिक्षण अधिगम का पेपर है, 50 नंबर का पेपर होगा, 25 से नीचे नहीं आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया कर ले जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें नंबर मिलता है। डी में जितनी बढ़िया मेरिट बनेगी, 90 के ऊपर ले आने का टारगेट है हमारा कि 90 से प्लस आना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो 50 नंबर वाले 3 पेपर है उसको बहुत इंपॉर्टेंट से पढ़ना है, क्योंकि उससे प्रश्न बहुत आता है, आसानी से कर ले जाते हैं और नंबर मिलता है। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर है सहसंबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। अब ये क्या होता है इस बात को भी देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत का अर्थ है, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, आप भी अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत का अर्थ है किसी भी विषय को जब भी पढ़ाया जाए उसका संबंध विभिन्न विभिन्न विषय के साथ भी स्पष्ट किया जाए। मतलब क्या कह रहा है कि जब कभी भी आपको कोई विषय या कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसका जो एक रिलेशन है वो आप अलग अलग सब्जेक्ट के साथ भी लगाइए, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ भी उसको ज़रूर से ज़रूर जोड़ने का प्रयास करिए। जैसे कि कला है, विज्ञान है, वाणिज्य है, संगीत है, शिक्षा शास्त्र है, और विषय से जोड़ना। आप साइंस को मैथ के साथ जोड़ो, मैथ को साइंस के साथ जोड़ो, साइंस को जो है आप इन्वायरमेंट के साथ जोड़ो, ठीक है, साइंस को आप सोशल साइंस के साथ जोड़ो, हिंदी को आप जो है इंग्लिश ग्रामर के साथ जोड़ो, इंग्लिश ग्रामर को हिंदी के साथ जोड़ो, संस्कृत के साथ जोड़ो। तो मतलब साथ संबंध का मतलब है कि दो विभिन्न विभिन्न सब्जेक्ट की कुछ सिमिलरिटीज़ को एक साथ ले आकर उसको मिलाओ, उनके साथ उनको मैच करो कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर रिलेट कर रही हैं, या हम एक जगह पढ़ेंगे तो क्या क्या किसमें साथ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है इसी प्रकार विशेष का इसी प्रकार प्रकरण विशेष का संबंध उस विषय के अन्य प्रकरण से जोड़कर बताना चाहिए। जैसे इतिहास विषय का हल्दी घाटी में युद्ध के बारे में पढ़ाते समय शिक्षक को उस भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को भी बताना। जैसे अब इतिहास का हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अब हिस्ट्री का संबंध आप ज्योग्राफी के साथ कैसे जोड़ोगे। मतलब इतिहास क्या है कि जब किसी का जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है, वो बहुत सारे युद्धों के बारे में पता चलेगा, बहुत सारे युद्ध हुए आप जानते हैं, तो वो जो युद्ध हुआ है वो तो 2 लोगों के बीच हुआ, और जिस समय हुआ वो तो हिस्ट्री में आ जाएगा। लेकिन जिस स्थान पर हुआ, जिस एरिया में हुआ, दक्षिण में हुआ, पूरब में हुआ, गुजरात में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, वहाँ हुआ, पूरब में हुआ, दक्कन में हुआ, कहाँ कहाँ अलग अलग जगह जो बताई जाती है, वो जगह जो है वो तो जोग्राफिकल एरिया है ना। जो प्लेस है जहाँ पर लड़ाई हो रही है वो तो एक जोग्राफिकल एरिया है, तो वो तो जोग्राफी का सेक्शन हो गया। और जो युद्ध हो रहा है वो 2 लोगों के बीच में हो रहा है, तो वो हिस्ट्री हो गया। तो ज्योग्राफी भी साथ में आ गई और हिस्ट्री भी साथ में आ गई, तो 2 सब्जेक्ट आपके एक साथ कोरिलेशन में हो गए ना, वही चीज़ यहाँ पर है। जहाँ यह युद्ध लड़ा गया है, सहसंबंध का सिद्धांत उपयोग होगा। ऐसा करने से वस्तु अधिक, इससे क्या होता है कि वो चीज़ और क्लियर हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ आप भूल रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसके बीच में युद्ध हुआ वो भूल रहे हैं, या कब हुआ, तो कुछ ना कुछ अगर 1-2 पॉइंट भी याद रहेगा तो जब आप लिखने का प्रयास करते हैं तो वो चीज़ आपको रिकॉल हो जाती है कि अच्छा वो वहाँ पर युद्ध हुआ था और 2 लोगों के बीच में हुआ था, उस टाइम पर हुआ था, उस स्थान पर हुआ था। तो उससे जब आप किसी चीज़ को संबंध के साथ जोड़कर, पुराने सब्जेक्ट के साथ जोड़कर या पुराने के साथ तालमेल बिठाकर पढ़ते हैं तो आप जल्दी से उस चीज़ को नहीं भूलते हैं, वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होती है। ठीक है, आगे आइए। अतः प्रत्येक शिक्षक को अवसर के अनुकूल और आवश्यकता के अनुसार सहसंबंध के सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, मतलब अवसर के अनुकूल, जैसे आपको देखिए होता है ना, अवसर का इंतज़ार करना चाहिए। जब आपका अवसर आता है तब आपको उस चीज़ को करना चाहिए, मौके का इंतज़ार करना चाहिए। सब बोल देखते हैं ना कि मौके का इंतज़ार देखकर काम करना चाहिए, जब आपको ज़रूरत हो तब आपको काम करना चाहिए। तो टीचर को भी इसी तरीके से जब बच्चे को
कोई चीज़ सिखानी है, बच्चे में कोई सिद्धांत ले आना है, कोई डेवलपमेंट करवाना है, तो टाइम इंटरवल को देखना चाहिए एक टीचर को कि हम कब उस पे चोट करेंगे। हथौड़ा तभी चोट किया है जब वो गर्म होता है। तो टीचर भी यही काम करता है कि बच्चे को सिखाने के लिए वो टाइम को देखता है कि हम किस टाइम पे उस चीज़ को बताएं या समझाएं तो बच्चा उसको एक बार में ही सीख जाए। जब उसको आवश्यकता होगी, किसी को कोई चीज़ की नीड होगी तो आप उसको बताएंगे तो वो समझ में आएगी ना। नीड नहीं होगी तो आप बताएंगे, कोई मतलब ही नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आवश्यकता पे वो उस चीज़ को और अच्छे से सुनेगा, समझेगा, देखेगा। क्लियर? आगे आइए। एक सिद्धांत हमने यहाँ पर पढ़ा, सहसंबंध का सिद्धांत, मतलब एक रिश्ता, एक रिलेशन बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ जोड़ना और सबका तालमेल बिठाकर पढ़ना, यही है सहसंबंध का सिद्धांत। मतलब आप जितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो क्लास में, सबके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बनाओ कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो ये है सहसंबंध का सिद्धांत। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट, बाल केंद्रिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर। ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपने शिक्षण में छात्रों की आवश्यकताओं को, जो बच्चों की नीड होती है, जो क्षमता उनकी योग्यता होती है, एबिलिटी मतलब कार्य करने की क्षमता, जो उनकी रुचि होती है, जो उनका इंटरेस्ट होता है, उनकी जो आयु होती है, उनकी जो एज होती है, उनका जो मानसिक स्तर होता है, उनका जो शारीरिक स्तर होता है आदि के अनुसार व्यवस्थित करता है। वह इस प्रकार के शिक्षण को बाल केंद्रित बनाता है। बाल केंद्रित आज का जो समय चल रहा है वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रही है, ध्यान रखिएगा। टीचर सेंटर नहीं चल रही है। एक होता है चाइल्ड सेंटर, का मतलब है कि जो बच्चा कहेगा, जिस तरीके से बच्चे पढ़ना चाहेंगे, जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहेंगे, आप वो पढ़ाएंगे। आप अपनी मर्जी से उनके ऊपर कोई चीज़ थोप कर उनको नहीं सिखा सकते हैं। तो इस समय, वर्तमान समय में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रही। कैसी एजुकेशन चल रही? चाइल्ड सेंटर चल रही। बाल केंद्रित शिक्षण इस समय हो रहा है, ना कि शिक्षक केंद्रित। ठीक है, तो सर्वोपरि इसमें कौन होता है? बाल केंद्रित में बालक ही सब कुछ होता है। जैसा बच्चे कहेंगे उसी के हिसाब से पढ़ाई होगी, उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके, उसी विधि का इस्तेमाल करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब ये जो बाल केंद्रित का मतलब है कि जैसे टीचर बच्चों को, उनकी आवश्यकता रहेगी, बच्चों को जिस चीज़ में दिक्कत है, जैसे एग्जाम टाइम आया तो मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप कहेंगे मैं मैथ ज़्यादा बताइए, तो हम मैथ आपको बताएंगे क्योंकि आप उसको पढ़ेंगे। फिर जो क्षमता होगी, अगर आपके अंदर कोई स्किल है, आपको थोड़ा कम आ रहा है, तो मैं ये बताऊँगी ऐसा ऐसा कर लीजिए, ये ऐसे ऐसे कलर फिल्स कर ली। कोई आर्ट बना रहा है तो अच्छा बेटा ये कलर देखो भर के, बहुत अच्छा लगेगा। रुचि है, इंटरेस्ट है किसी को, जैसे किसी को जो है वो सब तबला वगैरह सीखने में, हारमोनियम सीखने में, गिटार सीखने में किसी को इंटरेस्ट है, तो उनको मैं सलाह दूं कि ये सीख लो, वहाँ जाके सीख लो। मतलब एक प्रकार से मार्गदर्शन करना। ठीक है, लेकिन बच्चों के हिसाब से करना कि जो बच्चे कहें वो उस चीज़ को आप फुलफिलमेंट करो, अपने हिसाब से उनके ऊपर कुछ भी बल ना दे के थोपो नहीं। ठीक है, तो यही है बाल केंद्रित शिक्षण। आगे आइए। नेक्स्ट, दूसरा है यहाँ पर, तीसरा है चयन का सिद्धांत। चयन का मतलब आप सभी जानते हैं, सिलेक्शन। चयन का मतलब क्या होता है? चूज करना या सेलेक्ट करना। यहाँ पर दिया गया है, मैं इसको थोड़ा सा, इसके पहले मैंने आपको दो बता दिया, ध्यान रखिएगा, दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहा जा रहा है। वर्तमान समय में प्रत्येक विषय में ज्ञान की मात्रा अधिक हो गई है। आज प्रेजेंट टाइम में कोई भी विषय है, उसके ज्ञान, उसके बारे में जो जानकारी बहुत ज़्यादा हो गई है। किसी व्यक्ति के लिए, किसी भी पर्सन के लिए ये संभव नहीं है कि हर विषय के सभी पक्षों को गहराई से, ध्यान से देख ले। कोई भी इस दुनिया में ऐसा मनुष्य नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट में अव्वल हो या सारे सब्जेक्ट का विख्याता हो, उसको सारा सब्जेक्ट आता हो। ठीक है, कोई रोबोट होगा, फिर वो मशीन होगी, इंसान तो नहीं होगा कि उसको सब सब्जेक्ट आता हो। ठीक है, अतः छात्र की मानसिक परिपक्वता, मतलब उसका जो मेंटल डेवलपमेंट हुआ, उसकी जो मैच्योरिटी हुई है मस्तिष्क की, निर्धारित उसके उद्देश्य, मतलब उसको किस उद्देश्य में पहुंचना है, उसको इस चीज़ को पढ़ के क्या करना है। शिक्षक की कुशलता, टीचर भी कुशल तरीके से, समय विधि, टाइम का मैनेजमेंट भी उसका प्रॉपर तरीके से अच्छा है, उसको आता है। साधन सुविधाओं को भी ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। मतलब ये चयन की प्रकार से, जैसे आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं तो आप सोचते हैं बायो ले, मैथ ले, कॉमर्स ले, बिजनेस की फील्ड में जाना है या मैनेजमेंट का कुछ ग्रुप देखना है, तो अक्सर लोग बीए करते हैं, बीए के बाद एमबीए कर लेते हैं। ठीक है, और जिसको आईटी फील्ड में जाना है मैथ लेता है, जिसको बायो में जाना है वो मतलब इंटर के बाद मतलब बायो की तरफ बढ़ना है तो वो इंटर में बायो लेता है। तो ऐसा आप चूज़ करते हैं ना, तो आप अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से, अपने मेंटल डेवलपमेंट में सोचेंगे कि क्या मेरे लिए आसान होगा, आप कितने लेवल में हैं, कितना आपकी ग्रोथ है, उस हिसाब से सोचेंगे। आपका एम अगर फिक्स है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो आप वैसे भी जाहिर सी बात है बायो ही लेंगे। तो मतलब ये है कि आप जिस चीज़ में कुशल होंगे, जिस चीज़ को करने के लिए आप सक्षम भी होंगे, जिसको आप आसानी से कर पाएंगे, साथ ही साथ इसका आपका एम फिक्स होगा, वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर तरीके से आती है। तो यही है विषय वस्तु का एक प्रकार से चयन करना।
आगे आइए, इसी तरीके से चलते हैं, पढ़ें। क्लियर है यहाँ तक? होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, जो पहले तो जाओ फटाफट क्लास को लाइक करो सभी लोग, जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया, ठीक है। इतनी अच्छी क्लास चल रही तो लाइक तो बनता है कि नहीं बनता है। चलिए आइए देखते हैं फिर क्या है। फिर यहाँ पर दिया गया है, पढ़ाने का संबंध मूलतः शिक्षक से ही होता है। ठीक है, हाँ सही है। पढ़ाने से पूर्व पढ़ाते समय उससे कोई बातों पर विचार करना चाहिए। पढ़ते पढ़ते उस समय बात की भली भांति जानकारी हो जाती है और पाठ्य वस्तु का कौन सा पाठ किस तरह सरल है कठिन है ये सब भी पता चल जाता है। मतलब क्या है कि पढ़ाने का जो संबंध है वो शिक्षक के साथ ही होता है। शिक्षक हमें पढ़ाता है, हम पढ़ते हैं, फिर हम अपनी कई सारी बातों को, विचारों को एक दूसरे से साझा करते हैं, एक दूसरे के बारे में भी जानते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि ये जब हम करते हैं तो इससे ये पता चल जाता है कि पाठ पुस्तक का कौन सा पाठ कठिन है, कौन सा सरल। जैसे हर एक किताब में साइंस हो, मैथ हो, तो उसमें जैसे आपके मैथ में परसेंट वगैरह है, आपके मैथ में मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री वगैरह है, तो उधर के सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं लेकिन टफ होते हैं, बहुत लोगों को प्रतिशत नहीं निकालना आता, तो वो सब टफ है। तो लेकिन इससे क्या होता है कि पता चल जाता है ना कि जोड़ घटाना ईजी है, वो सब टफ है। ऐसा हर एक सब्जेक्ट में होता है। तो वही बात यहाँ पर आपसे कही जा रही है। आगे आइए, सरल के माध्यम से कठिन का अंश, मतलब इजी टू हार्ड, मतलब पहले इजी चीज़ को सीखो फिर बाद में हार्ड चीज़ को आप सीखो। जो बताया जाए कि विद्यार्थी की समझ की विषय वस्तु जल्दी आ जाती है। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि किसी पाठ्यांश को समझते समय उनकी दृष्टि से कौन सी बात को पहले ही बताया जाए। मतलब क्या है कि एक टीचर को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अगर बच्चे को आप कोई टॉपिक बता रहे हो तो पहले आप उसको डायरेक्ट सवाल बताओगे, कि पहले आप उसकी भूमिका बनाओगे, फिर उसको उदाहरण दोगे, तब आप उसको समझाओगे। तो वो अलग अलग तरीका है समझाने का, अलग अलग पद्धति है, किस तरीके से कौन टीचर किसका इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है। साथ ही साथ एक उदाहरण दिए, मतलब एक बात ये भी कही जाती है, अगर कोई चीज़ आप समझा रहे हो तो थोड़ा एग्जाम्पल भी आप दे दो साथ में, तो वो ज़्यादा, जैसे चार चांद लग जाना किसी चीज़ में और खुशी ऐड हो जाना। तो वही चीज़ें अगर आप समझा रहे हैं, अच्छे तरीके से बता रहे हैं, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, तो उदाहरण देने में क्या दिक्कत है। साथ ही साथ उदाहरण भी दे दीजिए, तो बच्चों को जो दिक्कत होगी वो और क्लियर हो जाएगी, उनको और बढ़िया से आ जाएगा, आपका भी फायदा हो जाएगा, आपको 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिन बातों को मौखिक रूप से नहीं समझा जा सकता है, उन्हें समझने के लिए कौन कौन से सहायक साधन का उपयोग दिया जाए, आदि इसका चयन का आदि इसी का नाम चयन का, मतलब चयन का सिद्धांत का मतलब है कि चूज करना एक प्रकार से क्या बेस्ट होगा, किस तरीके से हम बच्चे का विकास कर सकते हैं, क्या क्या इस्तेमाल करके हम उनको सही तरीके से सिखा सकते हैं, क्या बेस्ट होगा। आयु स्तर क्या होगी, 5 क्लास का बच्चा है तो उसको कैसे सिखाना है, क्लास 10th का बच्चा है उसको कैसे सिखाना है, अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत आ रही है तो कैसे सिखाना है। तो हर एक चीज़ का आपको मतलब कह सकते हैं कि फेस करना होगा, प्रॉब्लम्स को देखना होगा और उसी के बेस पे आपको निर्णय लेना होगा कि क्या बच्चे के लिए उचित है, आप कैसे उस बच्चे को हर एक चीज़ सिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चयन का सिद्धांत समझे कि चयन मतलब चूज़ करना, कि वो तरीका चूज़ करना, वो सब्जेक्ट चूज़ करना, वो पद्धति चूज़ करना कि आप कैसे उस रास्ते पर चल के बच्चे का सही तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। आगे आए, चलें, 3 हो गया। आगे बढ़िए, देखते हैं क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब यहाँ पर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस? मतलब 2 लोग एक जैसे हों लेकिन 2 जुड़वा भाई एक ही ऐसे हों, देखने में भी एक हों, लेकिन उनका पूरा कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अंतर रहता है, हमेशा एकदम 2 कॉपी नहीं हो सकता है। तो वही बात है कि छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाए, बच्चों में जो है डिफरेंस पाया जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे 10 घर से आते हैं। ठीक है, अलग अलग कास्ट के भी बच्चे हैं, अलग अलग लंबाई है, अलग अलग चौड़ाई है, अलग अलग क्षमता की समझने की क्षमता है, अलग अलग सब कुछ है, एक जैसा नहीं हो सकता है। उसी तरीके से है इनकी बुद्धि, इनका स्वभाव, इनकी योग्यता, क्षमता, रुचि आदि पृथक होती है। क्योंकि 10 बच्चे की बुद्धि एक जैसी नहीं हो सकती, कोई धीमा होगा, कोई तेज होगा, कोई कम तेज होगा, कोई कम धीमा होगा, कोई मीडियम होगा, कोई ना मध्यम होगा ना तेज होगा। इस टाइप से बुद्धि का जो एक रेशियो है वो सब में एक बराबर नहीं होगा। स्वभाव है, कोई लड़कपन होगा, किसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, कोई बहुत ही हंसमुख टाइप का होगा, कोई बहुत शर्मीला होगा, कोई बहुत उजड़ टाइप का होगा, कोई बहुत दुष्ट होगा, कोई बहुत ही एकदम साधारण सा बच्चा होगा। तो स्वभाव सबका अलग अलग तरीके से होता है। योग्यताएं, कोई बच्चा दौड़ने में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा गाने में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा नाचने में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा मस्ती मजाक करने में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा नाटक में प्ले करने में अच्छा है, कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है। सबकी योग्यताएं अलग अलग है। 10 बच्चे हैं, 10 योग्यताएं होनी चाहिए। क्षमता है, किसी के अंदर ज़्यादा क्षमता है, कोई बहुत स्वस्थ है, कोई कम स्वस्थ है, कोई पतला दुबला है,
कोई ज़्यादा हष्टपुष्ट है, कोई ज़्यादा ही मोटा है, कोई कम मोटा है, तो ये भी ये क्षमता की बात आती है। ठीक है, रुचि है, किसी बच्चे को आर्ट में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को इंग्लिश में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को हिंदी में इंटरेस्ट है। अपने अलग 10 बच्चे हैं तो 10 का इंटरेस्ट अलग हो गया। तो ये सब क्या है, ये पृथक पृथक चीज़ें, ये अलग अलग चीज़ें हैं। एक योग शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों की इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण की व्यवस्था करता है। मतलब कहा जा रहा है एक टीचर हर एक पहलू को मद्देनजर रखते हुए, हर एक पॉइंट को ध्यान देते हुए, अपने दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हर एक मुद्दे पर जाकर बच्चे से ये ऐसा तरीका कुछ सोचता है कि जब इतनी वेरिएशन है, 10 घर से बच्चे हैं, 10 घर के बच्चों में इतना फ़र्क है, तो मुझे कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाना बताना चाहिए, जिससे हर एक बच्चे का विकास भी हो जाए और उनका पूर्ण विकास सही तरीके से हो, ताकि वो उनके आने वाले भविष्य में काम आए। तो टीचर का दायित्व होता है कि वो सभी दृष्टिकोणों को सामने मद्देनजर रखते हुए जो भी फैसला ले या करे वो बच्चे के विकास के लिए हितकारी हो, साथ ही साथ वो एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक अच्छा पिलर टाइप में खड़ा हो, ताकि हर बच्चे का विकास हो जाए और आपकी भी मेहनत कम लगे। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो सृष्टि में कभी भी 2 व्यक्ति बालक सर्वथा समान, मगर मनोविज्ञान ये कहता है कि अगर देखा जाए तो 2 व्यक्ति या 2 बालक कभी भी एक समान हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है जो ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी समान नहीं होते, जुड़वा बच्चे भी समान नहीं होते, क्योंकि रंग एक जैसा हो सकता है, शक्ल एक जैसी हो सकती है, लेकिन काम करने की क्षमता, समझने की क्षमता और बहुत कुछ वो सब अलग अलग होता है। ठीक है, उनमें शारीरिक दृष्टि से अंतर होता है, कहीं कहीं पर बौद्धिक, कहीं पर मतलब अब जो ट्विंस होते हैं, कभी हो सकता है कि लड़की लड़का हो जाएंगे तो दोनों अलग, लिंग ही अलग हो जाएगा। कभी जो है छोटी लंबाई का भी देखने को कोई गोरा देगा, कोई सांवला हो जाएगा। तो मतलब शारीरिक अंतर भी होता है, बौद्धिक अंतर भी होता है, बहुत सारे ऐसे अंतर हैं जो आपने पढ़े अभी, वो सब वहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्लियर, आगे आइए। शारीरिक दृष्टि से भी कभी इस बात का कद लंबा हो जाएगा तो कभी छोटा, मतलब 2 बच्चे एक साथ, कोई लंबा होगा कोई छोटा होगा। इसी प्रकार कोई कम सुनता होगा तो कोई ज़्यादा सुनता होगा, कोई दूर की वस्तु को देख लेता होगा, किसी को पास की चीज़ नहीं दिखाई देती होगी। तो ये सब फिजिकल फैक्टर हैं। बौद्धिक में क्या आएगा, इसे कभी भी बात को जल्दी समझना है। कोई बौद्धिक स्तर है, कोई बच्चा है हर चीज़ को जल्दी जल्दी कैप्चर कर लेता है, जल्दी समझ जाता है। कोई उसी चीज़ को बड़ी कठिनाई से समझता है, कम से कम 50 बार आप बताओ तो वो उस चीज़ को समझते हैं। तो क्या है कि जैसे जैसे 10 बच्चे अगर 10 घर से आ रहे हैं तो सबकी क्षमता, बुद्धि की जो बुद्धि की दृष्टि से है, बौद्धिक दृष्टि से है, वो अलग अलग है, क्योंकि उनके जो समझने की क्षमता है वो ही अलग अलग है। ठीक है, क्लियर, आगे आइए। इस विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को कक्षा व्यवस्था भी इसी प्रकार से करनी चाहिए। किसी भी विद्यार्थी को किसी अन्य विद्यार्थी का मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस का जो एक मतलब जन्मजात गुण है, इसको ध्यान में रखते हुए, इसके मद्देनजर रखते हुए टीचर को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अगर दूसरा वाला तेज है, किसी में ये वाला नहीं तेज है, तो दूसरे वाले से इस वाले को प्रभाव ना पड़े। वरना जो जल्दी जल्दी से कभी होता है कि सर ने मैथ का सवाल देते थे और कोई बच्चा बहुत तेज था तो वो जल्दी सर इसका ये करते थे कि नहीं करते, तो पीछे वाला जो बच्चा धीरे से कर पा रहा है, आ रहा है, लेकिन वो उसके बताने से पहले और बच्चे सब बता दिए, तो उस पीछे वाले को एक बार इग्नोर करेगा, तो तीसरी बार तो गुस्सा लग जाएगी ना। अगर तो टीचर भी अगर आपको सपोर्ट ना करे तो फिर वो आगे आगे बढ़ जाएगा, आप तो आंसर ही नहीं बता पाएंगे। तो इस समय टीचर को क्या करना चाहिए, उस बच्चे को रोकना चाहिए कि सब लोग कर लें, फिर टीचर जब पूछेगी तुम बताओ तब तो अच्छा भी लगता है, नहीं तो पीछे वाले बच्चे का तो रह जाएगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। सभी शिक्षक द्वारा कही गई बातों को श्यामपट्ट पर लिखी विषय वस्तु के समान रूप में सुने और पढ़ सकें। सर जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसको समान रूप से देखिए, पढ़िए, समझिए, याद करिए, कोई भी चीज़ हो तो ध्यान रखिए। ठीक है, आगे आइए। इसी के साथ शिक्षक को विद्यार्थी से यदि कोई प्रश्न पूछना है तो प्रश्न को पूछे तो पूछने तो सही है, लेकिन किंतु उत्तर की जैसे उत्तर उन विद्यार्थी से पूछा जाए तो उसका उत्तर दे सके। मतलब शिक्षक को विद्यार्थी से शिक्षक को विद्यार्थी से प्रश्न पूछना है, टीचर को बच्चों से प्रश्न पूछना है, तो प्रश्न को तो पूछे सभी से, लेकिन वो टीचर क्या करे, सभी से प्रश्न पूछे, लेकिन किंतु उसका उत्तर देने की दृष्टि से उत्तर उन विद्यार्थियों से पूछा जाए जो उसका उत्तर दे सके। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि टीचर भी जब क्वेश्चन आंसर करें तो ये भी कोशिश करें कि उन्हीं बच्चों से पूछें जो उसका उत्तर दे सकें, ताकि जिससे बाकी उनसे भी पूछें जो ना दे पाए, हो सकता है वो गलत सही ही दे, लेकिन ये है कि अगर सामने वाले 4 बच्चे उस चीज़ का आंसर दे लेते हैं और वही चीज़ सेम चीज़ पढ़ाई का आप नहीं दे पा रहे, आपको गिल्ट महसूस होता है, तो आप उस पर वर्क करते हैं और आप उससे लग जाते हैं कि नहीं मुझे भी सीखना, अपना नाम दर्ज करवाना है कि नहीं, तो वही चीज़ है। इसी दृष्टि से सरल प्रश्नों के उत्तर बौद्धिक और शैक्षिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों से पूछे जाएं,
ताकि वे उनका उत्तर दे सके और उनमें हीन भावना की विकसित ना हो। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि जो बच्चा कमज़ोर है, जो पढ़ने में कमज़ोर है, चाहे समझ नहीं पाता, उससे आप सरल प्रश्न पूछो। बाकी जो बच्चा सही है उससे आप अपने तरीके से पूछ लीजिए, चाहे जो पूछे। लेकिन जो बच्चा कमज़ोर है, नहीं आती है, बहुत कुछ नहीं आता है, तो उनसे आप धीरे-धीरे करके कुछ-कुछ चीज़ों को पूछो, ताकि उससे क्या होगा कि उनको उसमें अपना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने कुछ तो बताया। नहीं तो उनके मन में हीन भावना दूसरे बच्चे के प्रति बैठ जाएगी और वो उसको मारेंगे, पीटेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो इससे क्या होगा, घर का माहौल, टीचर का माहौल, स्कूल का माहौल सब कुछ खराब हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कैसे उनकी मदद करनी है या उनको कैसे बताना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आइए एक और देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे यहाँ पर क्या है। जनतांत्रिक प्रणाली का सिद्धांत। जनतांत्रिक का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सारे नहीं आते हैं, कुछ ही आते हैं, लेकिन पढ़िए अभी। शोध द्वारा प्रमाणित हुआ है, रिसर्च के द्वारा ये चीज़ फिक्स हुई है कि व्यक्ति का अच्छा विकास जनतंत्री पर्यावरण से होता है। एक अच्छे व्यक्ति का विकास जो एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर होता है। जनतंत्री प्रणाली में शिक्षक मार्ग मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक के रूप में व्यवहार करता है। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं, तो जो शिक्षक है वो मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में वहाँ पर व्यवहार करता है, जिससे छात्रों को स्वतंत्र चिंतन, मनन, तर्क, निर्णय लेने का अवसर मिलता है। अगर टीचर फ्री हैंड होकर फ्रीली तरीके से आपके साथ बात करेगा, बोलेगा, जैसे कि मैं आपसे बात करती हूँ, बोलती हूँ, अपने घर की बात बताती हूँ, आपकी बात सुनती हूँ, तो उसी तरीके से क्या होगा, आप में फिर उस चीज़ को और पढ़ने का भी मन करेगा। आप ही को ये पता रहेगा कि मैम आपको उत्तर बताएंगे, तो आप उस पर मेहनत करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तर्क करेंगे, निर्णय लेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, ऐसे पर्यावरण में छात्रों में आज्ञाकारिता, सहनशीलता, सहकारिता, विनम्रता आदि के गुण। जब एक बच्चा टीचर की सारी बात को मानता है तो उसमें आज्ञाकारी का गुण, सहनशीलता का गुण, सहकारिता का गुण, विनम्रता का गुण, ये सब गुण धीरे धीरे करके वहाँ पर आने लगता है। साथ ही साथ नेतृत्व करना, पहल करना, निर्णय लेना, समस्याओं को हल करने की योग्यता भी विकसित हो जाती है। जब आप डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जनतांत्रिक प्रणाली प्रकार से चल रही है, तो वहाँ पर आपको समस्याओं को हल करने और पहल करने, निर्णय लेने, नेतृत्व करने, इन सब की योग्यताओं का विकास भी समय के साथ रहते रहते धीरे हो जाता है। अतः शिक्षक को कक्षा में जनतांत्रिक प्रणाली के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है हर एक शिक्षक को जो है जनतांत्रिक प्रणाली का इस्तेमाल करके कक्षा में उचित तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया है? कितना बचा हुआ है अभी ये देख लेते हैं। बस थोड़ा सा बचा हुआ, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है हमारे ख्याल से। इतना मैंने आपको बता दिया कि यहाँ तक ये सारी चीज़ें हो गई हैं। क्लियर है सभी को? मुझे उम्मीद है दिक्कत किसी को नहीं होगी। बहुत बेसिक सा टॉपिक है, मैंने आपको इतना बता दिया है। आइए थोड़ा थोड़ा ये भी है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत। अब ये क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावशाली व्यूह रचना का सिद्धांत भी बहुत महत्व है। ये सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक को शिक्षण कार्य करने से पहले सावधानीपूर्वक विषय से संबंधित व्यूह रचना का चयन और निर्माण करना चाहिए। मतलब जब एक टीचर किसी सब्जेक्ट को या किसी पाठ को पढ़ाने जा रहा है, तो उससे पहले उसको प्रॉपर तरीके से पूरी रचना कर लेनी चाहिए, कि पूरा स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है। शिक्षण कार्य करते समय इनका उपयोग करना चाहिए और व्यूह रचनाओं के चयन के समय छात्रों की आवश्यकताओं, रचना स्तर और पूर्व ज्ञान का ध्यान रखें। मतलब जब एक टीचर किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने चल रहा है कि आज मैं ये पढ़ाऊंगा, साइंस है, हिंदी है, मैथ है, कुछ भी है, तो उसको पूरा प्लान करना चाहिए कि पहले मैं ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगा, ऐसे बच्चों को समझाऊंगा, फिर उनका टेस्ट लूंगा, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो पूरी रणनीति बना लेता है। ठीक है, जिससे बच्चों की आवश्यकताएं जो होती हैं वही पूरी हो जाती है। उनका स्तर को भी ध्यान रखता है टीचर, उनके पूर्व ज्ञान का भी अवलोकन कर लेता है कि बच्चों को किस लेवल तक आता है, किस हद तक उनको जानकारी है। हम अगर उस पर और काम करेंगे तो बच्चे का कितना विकास होगा और कितना कुल मिलाकर डेवलपमेंट होगा। तो यही प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से रचित की जाती हैं, रचना बनाई जाती है। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट। उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत क्या है? जहाँ पर रिमेडियल टीचिंग की बात हो रही है। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षक छात्रों की कमजोरी, कमी, त्रुटि का अनुमान लगाता है, फिर उनका उपाय बताता है। इस प्रकार उन्हें कक्षा स्तर तक पहुंचाने में सहायता करता है। मतलब उपचारात्मक का है कि बच्चों के साथ आप दोस्ती यारी की तरह रहो, फ्रेंडली बिहेव करो, तो बच्चे अपने मन की बात आपको बताएंगे, ताकि उनकी जो कमजोरी है वो दूर होगी, जिनकी कमियां हैं वो दूर होगी, जो त्रुटियां वो कर रहे हैं उनका आप अनुमान लगाओगे, फिर आप उस पर उनका उपाय बताओगे और कारगर तरीके से वो काम करेगा। जिसके लिए बच्चा डर जाता है, नहीं पूछता है, उनके मन से वो भी सब निकल जाएगा और आपसे हर एक चीज़ को पूछेगा, अपनी कमियों को खुद बताएगा, आपको कॉपी चेक करवाएगा, आप उसी कमियों को सुधार करेंगे तो वो आपकी हर एक बात को मानेगा। ठीक है, यानी कि कोई दिक्कत आई तो आपको उसको उपचार करके बताना और समझाना या सल्यूशन देना। नेक्स्ट, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। यहाँ पर रिवीजन और रिपीटिशन हो रहा है। इसका मतलब
यदि 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 याद किए गए पाठ को कुछ समय पुनः पश्चात पढ़ लिया जाए तो पाठ अच्छी तरह से याद हो। अगर कोई चीज़ आपने पढ़ी है या याद की है, उसको आप अगले हफ्ते फिर रिवाइज कर लो, तो वो चीज़ मतलब एक प्रकार से रहता है कि हाँ, अगर हमें प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। अतः पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठ की पुनरावृत्ति करने के समय पश्चात किया जाए, वह विषय वस्तु प्रकृति निर्भर करता है। बिना उचित अंतराल के याद किया हुआ पाठ विस्मृत हो जाता है। विस्मृत का मतलब है भूल जाता है। मतलब कि अगर जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो अगर आप उसको अगले हफ्ते नहीं रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाए। इसीलिए प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करता है उतना परफेक्ट बनता है। तो जितना आप रिवाइज करेंगे, एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी है 10 किताब को पढ़ना, ठीक है। तो एक ही किताब उसको पूरी तरीके से एकदम 10 से 15 बार ख़त्म कर लीजिए। जैसे आपकी सीरीज़ है, आपके पास बुक है, नोट्स बना रहे हैं, तो कम से कम नोट्स को जितना आप पढ़ें, कम से कम उसको 10 बार तो रिवाइज कर डाल लें। नहीं तो क्लास ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, पीछे वाला आपका पढ़ा रह जाएगा, आप ना पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना आपको समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे आइए, फिर यहाँ पर क्या है, अनुकूल वातावरण और उचित नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिव एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर कंट्रोल। ये क्या है, प्रभावशाली अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण बहुत। अगर एक अच्छा इफेक्टिव प्रभावशाली अधिगम आपको चाहिए कि हो जाए, बच्चों का विकास हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, तो आपको वहाँ का जो वातावरण है वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से रखना होगा। एक योग शिक्षक कक्षा की साफ सफाई, प्रवेश, रोशनदान, बैठने की उचित व्यवस्था आदि पर ध्यान। एक टीचर जो होता है, जो स्कूल मैनेजमेंट होता है, वो बिल्डिंग है, पंखा है, साफ सफाई है, कि डेस्क बेंच पोछी है, नहीं पोछी है, प्रकाश आ रही है, रोशनदान कैसा है, ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए, तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था करता है और देख रेख भी करता है। वह प्रचार और साथी शिक्षक और छात्रों के साथ उचित संबंध रखता है। और जो प्रिंसिपल हैं और जो साथी संबंधी हैं, उनके सबके साथ वो अच्छा संबंध बनाकर रखता है, ताकि उनको मदद मिल सके। इस प्रकार विद्यालय में प्रभावशाली अधिगम के लिए भौतिक और सामाजिक वातावरण के अनुकूल को उचित नियंत्रण रखने का प्रयास। मतलब इसी तरीके से देखा जाए तो एक अच्छा जो इफेक्टिव प्रभावशाली अधिगम होता है वो ये है कि फिजिकली और सोशल तरीके से वहाँ पर अनुकूलन लाया जाए और उसको कंट्रोल करने का प्रयास भी किया जाए, तब उसमें कोई दिक्कत आपको देखने को मिले। ये है यहाँ पर क्या हमने पढ़ा है, अनुकूलन वातावरण, मतलब वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेना, समझ जाना और कंट्रोल भी करके चलना। क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये रहा टोटल आपको 14 मैंने यहाँ तक बता दिया, 13 मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आपकी ये क्लास होती है आज की ओवर। 27 से 28 मिनट की क्लास हो रही है, जिसमें मैंने आपको सारे रूल्स और सिद्धांत बता दिए जो आपके शिक्षण सिद्धांत के आते। ये जितना भी था क्या था, सब शिक्षण सिद्धांत था। सारा नहीं आता है, ध्यान रखें, कुछ ही इंपॉर्टेंट है वही आता है, बाकी आपको बस ध्यान रखना होगा। सिलेबस में है इसलिए हमने पढ़ा दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की क्लास। होपफुली सबको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती, नहीं समझ में आया है, तो आपको मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, तभी मैं आपको रिप्लाई दे पाऊंगी कि क्या दिक्कत है, कैसे दूर होगी। आज सभी शानी क्लास साथ बने हुए थे। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है, इतनी अच्छी क्लास होने के बाद भी, इतना बढ़िया मैंने डिस्कस किया, समझाया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। कोई दिक्कत तो जरूर से ज़रूर पूछिएगा। शाम को लाइव क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय, सी यू सून।